सोचिए, अगर दुनिया का नक्शा देशों की सीमाओं से नहीं बल्कि लोगों की साझा जरूरतों के हिसाब से बनाया जाए तो आज हम 1979 के एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार को समझने जा रहे हैं जो एक बिल्कुल नई दुनिया की कल्पना करता है। एक ऐसी दुनिया जहां राष्ट्रीयता से कहीं ज्यादा जरूरी है इंसान की भलाई। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत दमदार तुलना से होती है। ये कहता है कि जैसे बदलते माहौल में बड़े बड़े जानवर खत्म हो गए, ठीक वैसे ही आज की दुनिया में छोटे देश भी बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या राष्ट्रों पर भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम लागू होता है? तो आखिर इस तुलना के पीछे की असली समस्या क्या है? मतलब इस सिद्धांत के हिसाब से छोटे और आजाद देश आज की दुनिया में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, थ्योरी ये कहती है कि आज का जो ज़माना है, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना, वो बड़ी और मजबूत टीमों का पक्ष लेता है। जैसे माहौल बदला और विशाल जानवर नहीं बच पाए, ठीक वैसे ही आज का ये जो आर्थिक और तकनीकी माहौल है ना, वो छोटे अकेले देशों के लिए ठीक नहीं है। वो बड़ी ताकतों के सामने टिक ही नहीं पा रहे। और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, और वो है हमारी सोच में। अब लोग ये समझने लगे हैं कि उनकी जो बड़ी बड़ी साझा समस्याएं हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या इकोनॉमी, उनका हल किसी एक देश के पास नहीं है। लोग अब बॉर्डर्स के पार देखने लगे हैं, क्योंकि समाधान तो बड़े पैमाने पर सहयोग से ही निकलेगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई कि छोटे देश सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इसका हल क्या है? यहीं पर यह थियरी एक बिल्कुल नया ढांचा पेश करती है, सामाजिक आर्थिक इकाई। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया का नक्शा फिर से बनाया जाए, लेकिन इस बार लड़ाइयों या राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों की असल जरूरतों के हिसाब से। जरा सोचिए, देशों की सीमाएं इस बात से तय हों कि वहां कौन सी नदी बहती है या वहां के लोगों की आर्थिक परेशानियां क्या हैं। है ना बिल्कुल अलग सोच। और यहीं पर इस विचार का असली मकसद साफ हो जाता है। आज का जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल बॉर्डर पर चलता है, जिससे अक्सर असमानता और झगड़े होते हैं। लेकिन ये जो नया मॉडल है, ये सोशल और इकोनॉमिक सच्चाई पर आधारित है। इसका एक ही मकसद है, सबकी भलाई, सबको बराबर मौके देना और हर इलाके को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन सवाल फिर वही कि आखिर ये इकाइयां बनेंगी कैसे? इसका क्राइटेरिया क्या होगा? तो ये थ्योरी सिर्फ एक आइडिया देकर नहीं छोड़ती, बल्कि इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट, 5 ठोस मानदंड भी बताती है। तो ये 5 बातें हैं। पहला, उन इलाकों की आर्थिक समस्याएं एक जैसी हों। दूसरा, वहां तरक्की की संभावनाएं भी एक जैसी हों। तीसरा, वहां के लोगों में एथनिक समानताएं हों। चौथा, उनका एक भावनात्मक कनेक्शन हो, मतलब भाषा, इतिहास, कल्चर मिलता जुलता हो। और पांचवा, कि वहां का भूगोल, मतलब पहाड़, नदियां, मौसम, वो भी एक जैसा हो। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये लोगों के गहरे जुड़ाव की भी बात है। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी इकाइयां बन गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ पहला कदम है। इस थ्योरी का असली लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, एक ग्लोबल विजन। तो आगे क्या होगा? थ्योरी कहती है कि ये सब कुछ नेचुरली होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जब 2 पड़ोसी इकाइयां तरक्की करके एक जैसे आर्थिक लेवल पर आ जाएंगी, तो वो खुद ब खुद एक दूसरे में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इससे दोनों का फायदा होगा। और इस तरह एक पूरा रोड मैप तैयार होता है। स्टेज 1 में छोटी छोटी लोकल इकाइयां बनती हैं। स्टेज 2 में ये आपस में जुड़कर बड़े रीजनल ब्लॉक बनाती हैं। स्टेज 3 में ये ब्लॉक और बड़े होकर महाद्वीपीय इकाइयां बन जाते हैं, जैसे पूरे भारत के लिए एक यूनिट। और फिर आता है फाइनल स्टेज, स्टेज 4, एक सिंगल एकीकृत वर्ल्ड गवर्नमेंट। और यहीं पर इस पूरे आइडिया का असली मकसद सामने आता है। देखिए, ये सिर्फ इकोनॉमी या सरकार बदलने की बात नहीं है। इसका असली गोल है यूनिवर्सल भाईचारा, मतलब एक ऐसी दुनिया बनाना जहां सब लोग वाकई एक परिवार की तरह रहें। आर्थिक सुधार तो बस उस मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है। लेकिन एक मिनट, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, और पावर के साथ आता है शोषण का खतरा। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि ये नया सिस्टम ही लोगों पर जुल्म न करने लगे? खैर, इस थ्योरी में इसका भी जवाब है। कहा गया है कि सिर्फ सिस्टम बदलने से काम नहीं चलेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को बचाने के लिए इसके साथ साथ एक मजबूत नैतिक और वैचारिक नींव भी बनानी होगी, ताकि कोई भी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके और ये सिस्टम हमेशा लोगों के हित में काम करे। और इस सुरक्षा के लिए 4 पिलर बताए गए हैं। पहला, एक ऐसी विचारधारा जो लॉजिकल भी हो और स्पिरिचुअल भी।
दूसरा, एक ऐसा स्पिरिचुअल बेस जो छोटी सोच को खत्म करके एकता लाए। तीसरा, नैतिक लीडर्स जो किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ खड़े हों। और चौथा, वो मजबूत वर्ल्ड गवर्नमेंट जो इन सब चीज़ों की रक्षा करे। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक मॉरल सिस्टम भी है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। ये आइडिया जो करीब 50 साल पुराना है, जो ग्लोबल यूनिटी और लोकल पहचान दोनों को साथ लेके चलने की बात करता है, आज की इस उलझी हुई दुनिया में जहां इतने सारे झगड़े हैं, ये कितना मायने रखता है? क्या इतने बड़े और साहसिक विचार आज भी हमारे लिए जरूरी हैं? सोचने वाली बात है।